नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भी डिस्टेंस सेतु। भी डिस्टेंस सेतु है क्या? तो पहले हम समझ लेते हैं ये कहता क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था भी डिस्टेंस सेतु का। ठीक है, तो हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं पहले। इसका आविष्कार भी डिस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर से भी डिस्टेंस सेतु कहते हैं। इसका आविष्कार भी डिस्टेंस सेतु ने किया था और उन्हीं के नाम पर से भी डिस्टेंस सेतु कहते हैं। इसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब देखते हैं इसका फिगर क्या कहता है। ठीक है, ये हमारे एक 2 3 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारामापी है। इन सबको मिलाकर एक हम परिपथ का निर्माण करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। और इनमें 3 प्रतिरोधों के मान तो हमें ज्ञात हैं, लेकिन एक प्रतिरोध अज्ञात है और उसका मान हम इसमें ज्ञात करते हैं। ये हमारा फिगर है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्रतिरोध हैं। एक सेल लगा है, एक धारामापी है और इन सबको जोड़कर, इन सबको मिलाकर एक परिपथ का निर्माण करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। इसमें 3 प्रतिरोधों के मान तो हमें ज्ञात हैं, लेकिन एक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, और उसी का मान हम ज्ञात करते हैं। दोबारा समझिए एक बार। भी डिस्टेंस सेतु, इसका आविष्कार भी डिस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर से भी डिस्टेंस सेतु कहते हैं। इसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, ये हमारा आज का फिगर है। ये हमारे 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल लगा है, एक धारामापी है, और इन सबको जोड़कर हम एक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 3 प्रतिरोधों के मान हमें ज्ञात हैं, एक प्रतिरोध का मान अज्ञात है, जिसका मान हम इसमें ज्ञात करते हैं। और इसमें 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं, एक शेल है, एक धारामापी है। इन सबको मिलाकर, इन सबको जोड़कर हम एक परिपथ बनाते हैं। इनमें 3 प्रतिरोधों के मान तो हमें ज्ञात हैं, लेकिन एक प्रतिरोध का मान अज्ञात है, जिसका मान हम इसमें ज्ञात करते हैं। इसमें अनुपाती भुजाएं ए बी और बी सी हैं। संयुगी भुजाएं ए सी और वी डी हैं। अज्ञात भुजा सी डी है। धारामापी जी है। तब मतलब संतुलन की अवस्था में जो होगा वो P/Q बराबर R/S, इसको हमें आज सिद्ध करना है। संतुलन की जो अवस्था होगी वो P/Q बराबर R/S, वो समझें। अब हम कुंजी K1 को दबाते हैं, इस परिपथ में हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु A पर जाकर 2 भागों में बट जाती है। AB में धारा I1 और AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है। अतः इस स्थिति में विकर्ण बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक बार और समझें कि जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु A पर जाकर 2 भागों में, एक इस भाग में बढ़ गई और एक इस भाग में बढ़ गई, जो बिंदु A पर जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। AB में धारा I1 और AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता। अतः इसकी सुई है जो बिल्कुल हिलती नहीं है, अपनी उसी अवस्था में रहती है जिसमें पहले इस तरह से। ठीक है, मतलब किधर को हिलती भी नहीं है, इस तरह से नहीं होती है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है, हिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है। अतः इस स्थिति में विकर्ण बीडी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, और संतुलन की अवस्था P/Q बराबर R/S, इसको हमें सिद्ध करके लाना है। किरचॉफ के नियम से हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इसकी थ्योरी हम एक बार लिख देते हैं, वो आप सभी लोग देख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना।
तो हम हेडिंग डालते हैं भी डिस्टेंस सेतु के संतुलन अवस्था का निगमन। भी डिस्टेंस सेतु की संतुलन अवस्था का निगमन। तो यहाँ हमने वही चीज़ लिखा है जो बोला है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है जो बिंदु A पर जाकर दो भागों में बंट जाती है। धारा I1 भुजा AB में तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों में आप प्रतिरोधों P, Q, R तथा S के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस स्थिति में विकर्ण बीड़ी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। फिर इसके बाद हमें लिखना है अतः भुजा AB में धारा, चित्र को देखें एक बार, अतः भुजा AB में धारा और भुजा BC में धारा I1, भुजा AB में धारा, भुजा BC में धारा I1, भुजा AD में धारा, भुजा CD में धारा I2 प्रवाहित है या है। ठीक है, अब हम समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं बंद पाश ABDA में। बंद पाश ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, देखें। ठीक है, बंद पाश ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, चित्र को देखें। जब बंद पाश ABDA में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो आ जाएगा, जब हम बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु ए पर ही हमें लौट कर रुकना है। ठीक है, बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु ए पर ही हम रुकना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे और लौट कर हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहीं रुकना आकर। ठीक है, तो जब ए से चलेंगे तो धारा I1 पड़ेगी, प्रतिरोध P पड़ेगा, ऐसे लिख लेंगे I1P। धारा I1 पड़ेगी, P पड़ेगी, ऐसे हम लिख लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब इसकी दिशा देखो, हम आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, और इसकी दिशा है ऐसे, तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा और I2R हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह आएगा और I2R हो जाएगा, और इसमें कोई शेल नहीं लगा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इन्हें I1P माइनस I2R बराबर। ठीक है, इसे 21 नंबर बनाम हम दे देंगे। अब हम लिखेंगे कि इसी प्रकार बंद पाश BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, अब हम लगा रहे हैं इसी प्रकार बंद पाश BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, चित्र देखें। अब यहाँ से चल रहे हैं बिंदु B से और बिंदु B पर ही हमें आगे रुकना है। BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, तो जब हम B से चलते हैं तो यहाँ धारा हमारे रास्ते में I1 पड़ती है और प्रतिरोध Q पड़ता है, तो उसे लिख लेते हैं I1Q। यहाँ हो जाएगा I1Q। ठीक है, यहाँ से चलते चलते हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और हम आ रहे हैं उधर से, कैसे, इस तरह से, पीछे से हम इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो धारा की दिशा इस तरह से है, तो मतलब एक दूसरे की तरह नहीं है, तो इसकी दिशा जो होगी वो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा और I2S हो जाएगा। माइनस I2S बराबर 0, जब कोई इसमें सेल नहीं लगाया, और हो जाएगा I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर 2। जब इसमें कोई शेल नहीं लगा, मैं यहाँ से जाकर लौट के I1Q हमारे रास्ते में पड़ा, तो हमने I1Q लिख लिया। ठीक है, फिर हमारे रास्ते में फिर हम यहाँ पर आए और इसकी दिशा जो उल्टी है, ठीक है, हम आ रहे हैं इस तरह से और इसकी दिशा इस तरह से है, तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस I2S। फिर हम लौट के हम B पर ही पहुँच जाते हैं। जब हमारे बीच में कोई शेल नहीं है तो 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा बंद पाश ABDA का मिल चुका है और ये हमारा BCDB का मिल चुका है। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 को भाग समीकरण 2 से करने पर। ठीक है, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, इसे लिख लो। ये हो जाएगा I1P बटा I1Q बराबर I2R बटा I2S। ठीक है, यहाँ I1 से I1 कट जाएगा और यहाँ I2 से I2 कट जाएगा, अर्थात हमें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर R/S। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करके लाना था, P/Q बराबर R/S। ठीक है, अब इसके बाद एक तो शर्तें हैं, उन्हें और समझ लें।
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ये हमारा सिद्ध होकर आ चुका है। तो इसके बाद हमें दो बातें लिखनी है। यदि चारों प्रतिरोधों पी क्यू आर वाई एस के मान लगभग बराबर हो तो सेतु अधिक शुभग्राही होगा। सेतु के संतुलन होने पर तथा सेतु के संतुलन होने पर धारामापी तथा शेल की स्थितियां आपस में बदलने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। एक बार और समझें, यदि चारों प्रतिरोधों पी क्यू आर एस के मान लगभग बराबर हों तो सेतु अधिक शुभग्राही होगा। सेतु के संतुलन होने पर धारामापी तथा शेल की स्थितियां आपस में बदलने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, अर्थात पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस अपरिवर्तित रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।